पॉलिटिशियन का 6 फीट लॉन्ग बिगेस्ट एमएलए डोसा। मुंबई में राज तरुण कहकर एक एमएलए रहता था। वो एक नंबर का कमीना था। उनके पास अगर कोई किसी समस्या से आए तो उनसे उनका असिस्टेंट पंत के साथ मिलकर पैसे लेकर उनका समस्या के बारे में देखता था। एक दिन गरीब कॉलोनी में रहने वाले दिनेश और कुछ लोग मिलकर तरुण के घर आए। अब तरुण से दिनेश, क्या है भाई ये अन्याय? आपका सरकार ने जो सड़क और नाले डालना है उसके लिए पूछे तो हमारे गरीबों से पैसे पूछ रहे हो, कह रहे हैं। कहा तब तरुण, ए दिनेश, क्या बात कर रहे हो? आप हमें देखभाल कर रहे हो, ऐसा बात कर रहे हो? आप सबको मेरे पीछे घूमने के लिए वाटर, शराब, बिरयानी और हर एक को 350 रुपए दिया था ना? कहा तब दिनेश, भैया जी आप हमारा अपमान कर रहे हैं। हमारा कॉलोनी वालों के बारे में आपको पता नहीं है। बाद में वे मेरे बात भी नहीं सुनेंगे, सोच लो, कहकर चला गया। ऐसा 1 साल के बाद इलेक्शंस का तारीख नजदीक आने के वजह से राज तरुण और पंत कुछ लोगों के साथ मिलकर दिनेश वाले रहने वाले गरीब कॉलोनी में गए। उधर तरुण घर घर घूमना शुरू किया। तब राज तरुण से उसका असिस्टेंट पंत, देखो भैया जी आप पहले से ही थोड़ा टेढ़े हो, लोगों के सामने ज्यादा दिखावट नहीं करना। वे जो पूछते हैं वो काम करो। ये 4 दिन इन लोगों को कवर किया तो अगले 5 साल तक इनका मुंह भी देखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। कहा। ऐसे वे लोग बबीता के घर में गए। बबीता को देखकर तरुण, दीदी मैं फिर से आपके एमएलए जैसा खड़ा हो रहा हूँ। आपके परिवार वाले मुझे ही वोट डालना है, ठीक है ना? कहा तब बबीता, देखो भैया तुम्हारा भांजा शौचालय गया है, मैं तो खाना पका रही हूँ, थोड़ा उसका पीछे धो देना। मैं जाकर खाना पकाकर बाद में तुमसे बात करती हूँ, थोड़ी देर रुको, कहकर अंदर चली गई। ये देखकर पंत से तरुण, क्या रे, क्या बात कर रही है? वोट डालने के लिए पूछा तो मैं एमएलए हूँ कहकर भूल गई है क्या? मुझे उसका बेटे का पिछवाड़ा धोने के लिए कहती है। कहा तब पंत, भैया जी अब हमारे लिए उनका वोट बहुत जरूरी है। बच्चा ही है ना, सांस बंद करके उसका बम धो देना कितना है, छोटा सा ही काम तो है ना? कहा तब राज तरुण, अरे ये काम तो तुम्हें अच्छे से आदत है जैसा है, मेरे लिए तुम जाकर उसका बम अच्छे से धोकर आ जाना, कहकर उधर से चला गया। कुछ देर के बाद पूरा कॉलोनी में घूम के रुक्मिणी कहकर एक औरत का होटल में गए। उधर तरुण सबके लिए चाय कहा। उधर उसके साथ रहने वाले सब लोग चाय पीने लगे। तब पंत तरुण के पास आया। तब पंत को देखकर तरुण, क्यों रे, अच्छे से धोकर हाथ साबुन से धोया है ना? अरे इस होटल में आने के बाद मुझे एक अच्छा सा आइडिया आया है। वो ये है कि हम इधर थोड़ी देर के लिए डोसा बनाकर सेल करते हैं, तब हमें अच्छा नाम आएगा, क्या कहते हो? पूछा तब पंत, देखो भैया जी ये रुक्मिणी जी तो मामूली औरत नहीं है, पगली है। अगर कुछ टेढ़ा मेढ़ा हो गया तो चमड़ी उतार देगी। ऊपर से इस कॉलोनी में सब लोग उसी की बात का इज्जत करते हैं, उसके खिलाफ कोई भी नहीं बोलते हैं। कहा तब तरुण, अरे तुम चुप रहो रे, तुम देखते रहो, इस रुक्मिणी जी को मैं सरप्राइज करके हमारे एमएलए को ही वोट डालिए कहकर खुद बोलेगी, ऐसा नहीं किया तो मेरा नाम बदल दूंगा, डोसा डोसा डालूंगा, देखते रहो, कहकर उधर का एक बड़ा सा तवा पर पूरा डोसा का गोल को तवा के ऊपर डालकर एक बड़ा सा डोसा बनाया। उस बड़ा सा डोसा को लोगों को दिखाकर तरुण, देखा आपका एमएलए का टैलेंट, कितना बड़ा डोसा डाला है, 6 फीट से भी ऊपर रहता है। ये एमएलए डोसा है, मेरा डोसा है, आइए खरीदिए, केवल 2000 में हर एक आकर आपको खरीदना है, कमान। कहा लेकिन कोई भी लोग आगे नहीं आए। इतने में तरुण के पास आकर रुक्मिणी, बाप रे बाप, सोना जैसा डोसा का गोल है, इस गोल से कम 1 लाख रुपया कमाती थी, पूरा मिलकर एक डोसा बनाकर सर्वनाश कर दिया है तुमने, बेवकूफ कहीं का। अरे तुम कुछ न कुछ करके उसे बेचकर मेरा 1 लाख रुपया दो, नहीं तो तुम्हें इधर से हिलने नहीं दूंगी, बोली। वो सुनकर हैरान होकर तरुण, क्या क्या क्या, 1000 का गोल 1 लाख रुपए कहती है, कहानी सुना रही हो क्या? मैं पैसे नहीं दूंगा। कहा तब रुक्मिणी, क्या भैया मैं जो बोल रही हूँ वो झूठ है, चाहिए तो लोगों से पूछो, हर रोज वे ही मेरे डोसा खाते हैं, कहकर लोगों से पूछी। तब लोग 1 लाख देना है, 1 लाख देना है, 1 लाख देना है, कहकर चिल्लाने लगे। ये देखकर एमएलए से पंत, देखा भैया मैंने आपको पहले से ही चेतावनी
चेतावनी दिया था रुक्मिणी के बारे में, वो लोगों को बहुत कम दाम में डोसा देती है। एक प्लेट कितना है पता है? केवल 2 रुपए में देती है। इसलिए कोई भी उसके खिलाफ नहीं बोलते हैं, उनको ही फुल सपोर्ट करते हैं। अगर तुम कुछ और देर के लिए इधर रुकोगे तो 1 लाख का डोसा 2 लाख कह सकती है। अच्छे से सोच लो। इतना ही नहीं, इधर से नहीं हिल सकते हैं। सब लोग मिलकर डोसा में चटनी बनाते हैं हमको कहने की वजह से तरुण कुछ नहीं कर सका और रुक्मिणी को पैसे देकर वो डोसा खुद लेकर चला गया। बाद में लोगों से रुक्मिणी, आप सबके लिए 3 महीनों के लिए टिफिन फ्री। ऐसे ही उस बेवकूफ तरुण को कोई भी वोट नहीं डालना है। हमारे अच्छाई के लिए उसने कुछ नहीं किया है। 1 नंबर का चोर है। बोली। तब सब लोग तालियां बजाए। बैम्बू क्रैब करी। एक गांव में बाला नाम का व्यक्ति रहता था। वो एकदम निठल्ला था, कोई काम नहीं करता था। वो गांव के चौपाल में बैठकर लोगों के साथ इधर उधर की बातें करता रहता था। एक दिन उसके माँ बाप नागमणि और बाबूराम उसको डांटने लगे। बाबूराम, अरे बेटा, सारा दिन घर में खाते रहते हो और उसे पचाने के लिए चौपाल में बैठकर लोगों के साथ बेकार की बातें करते रहते हो। इसके अलावा और कोई काम क्यों नहीं करते बेटा? नागमणि, यूं बेकार की बातें करते हुए जिंदगी गुजार रहे हो। जिंदगी में आगे कब बढ़ोगे बेटा? जरा बताओ तो सही। कुछ दिन घर में चुपचाप बैठे रहो, हो सकता है कि तुम्हारी दिमाग की बत्ती जल जाए। बाला, अरे रहने दो माँ बापू, अगर मैं बिना बात किए थोड़ी देर भी बैठा रहा तो मैं तो मर जाऊंगा। वैसे आपसे किसने कहा कि मैं बेकार की बातें करता रहता हूँ? आप लोग जानते भी हो कि मैं हर रोज इतने सारे विषयों के बारे में चर्चा करता रहता हूँ। खेल कूद के बारे में, राजनीति के बारे में और सिनेमा के बारे में मैं बिना रुके घंटों बोल सकता हूँ। इतना ही नहीं, इस दुनिया में किसी के भी बारे में मैं ट्रोल कर सकता हूँ और उनके बारे में चटपटी खबरें फैला सकता हूँ। अगर मैं सोशल मीडिया में प्रवेश कर जाऊँ तो मैं लोगों के बारे में खबरें फैलाकर सनसनी फैला सकता हूँ। मेरे पास इतना टैलेंट है और आप मेरा अपमान करते हैं। तब बाबूराम, तो खाने के लिए पैसे कहाँ से आएंगे बेटा? बहुत जल्द हम दोनों तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। तुम ही सोच लो कि तुम्हें कैसे गुजारा करना है। ये सुनकर बाला परेशान हो गया। एक दिन बाला एक छोटे से नाव में बैठकर समुद्र में जा रहा था। वो सेल्फी ले रहा था। इतने में उसकी नाव उलट गई। वो एक टापू में समुद्र के किनारे पड़ा हुआ था। काफी देर बाद बाला को होश आया। उसने उठकर चारों तरफ नजर दौड़ाई। ये क्या, मैं कहाँ आ गया? लगता है यहाँ कोई नहीं है। कहकर हेलो, कोई है? यूं चिल्लाया। इस तरह शाम तक बाला उस टापू में घूमता रहा। उसे एक भी जानवर नहीं दिखाई दिया। वो थक कर समुद्र के किनारे लेट गया। अगले दिन जब बाला ने आंखें खोली तो उसने देखा कि उसके सामने एक बहुत बड़ा केंकड़ा है। हे भगवान, कहकर जोर से चिल्लाया। फिर वो उठकर भागने लगा। वो केकड़ा उसके पीछे पड़ गया। बचाओ बचाओ, कहकर चिल्लाता हुआ दौड़ रहा था। आखिर उस केकड़े से बचकर एक जगह जा पहुंचा। वहां उसके साथ बात करने के लिए कोई नहीं था, ना ही खाने के लिए कोई मुर्गी या मछली। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? लगता है मुझे अपनी जिंदगी बस इसी टापू में गुजारनी पड़ेगी। यूं सोचा। यूं बाला 2 दिन तक भूखा रहा। वहां उससे बात करने के लिए कोई नहीं था तो बाला परेशान होने लगा। तभी उसकी नजर उस बड़े केकड़े पर पड़ी। बाला, ये क्या, ये हिल क्यों नहीं रहा? कहीं मरवर तो नहीं गया? वो पास जाकर केकड़े को हिलाने लगा। वो केकड़ा सचमुच मरा हुआ था। बाला ने तुरंत वहां एक बांस की अंगीठी बनाई। फिर उस चूल्हे पर वो केकड़े को सेकने लगा। इस तरह तंदूरी केकड़ा फ्राई तैयार हो गया। बाला ने उसे खाकर देखा। उसका स्वाद बहुत बढ़िया था। उसने बड़े चाव से उस केकड़े को खाया। अगले दिन बाला को एक और केकड़ा नजर आया। बाला ने पीछे से जाकर उसे पकड़ा। उसे भी बांस के चूल्हे में सेकने लगा। उसने उस केकड़े को जंगल में पाए जाने वाले कुछ पत्तों में लपेटा। ये केकड़े उसे और भी स्वादिष्ट लगे। इस तरह बाला हर रोज बांस के चूल्हे में केकड़े सेक कर खाने लगा। एक दिन उसे समंदर में एक जहाज दिखाई दिया।
बाला अपने हाथ हिलाते हुए जोर से चिल्लाने लगा। इस तरह उस जहाज की मदद से बाला अपने गांव पहुंचा। गांव वाले उससे घेर कर खड़े हो गए और भाई बाला, इतने दिन कहाँ थे, क्या हुआ? यूं सब पूछने लगे। बाला ने किसी को जवाब नहीं दिया, वो चुपचाप खड़ा रहा। घर जाकर भी बाला अपने माँ बाप से कुछ नहीं बोला। बाबूराम और नागमणि ये सोचने लगे कि इसे हो क्या गया है। अगले दिन बाला ने उस गांव के बीचों बीच एक बांस का चूल्हा रखा और उस पर एक केकड़े को सेकने लगा जिसे वो टापू से लेकर आया था। फिर उसके ऊपर मसाला छिड़का। उसकी खुशबू से लोग वहां आकर खड़े हो गए। बाला ने उस केकड़े के टुकड़े किए और उन्हें प्लेट में डालकर लोगों को दिया। उसके बढ़िया स्वाद को चखकर लोग दीवाने हो गए। उन्होंने बाला को पैसे दिए। यूं बैम्बू क्रैब फ्राई काफी मशहूर हो गया। बाला खूब पैसे कमाने लगा। उसने वो पैसे अपने माँ बाप को जाकर दिए। नागमणि बाबूराम से, जी ये क्या एकदम यूं बदल गया? वो एक महीने तक कहाँ था? वहाँ क्या हुआ? बाबूराम, वो ना हो, वो एक महीने के लिए केकड़ों वाले टापू में जाकर रहा होगा। आज तक जो भी वहाँ पहुँचा वापस जिंदा नहीं लौटा। अब ये लौट कर आया है तो इसकी जिंदगी बदल जाएगी, इसीलिए इसमें ये बदलाव आया है। नागमणि, चलो अच्छा है, जो काम इंसान नहीं कर पाए एक केकड़े ने कर दिया, इसकी जिंदगी को ही बदल डाला। इस तरह बाला बैम्बू क्रैब फ्राई बनाकर बेचते हुए जिंदगी गुजारने लगा।